31 मई 2026 के दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर के नवाबगंज में एक वीडियो वायरल होना शुरू होता है। ये जो वीडियो था ये लोगों के अनुसार बुरखे में एक औरत का था, लेकिन जिस वजह से ये वीडियो वायरल हो रहा था उसके पीछे बुरखे के पीछे वाला इंसान नहीं था, बल्कि उसकी एक ट्रेनिंग थी जो पिछले कुछ दिनों की थी, जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। लेकिन उसके अलावा एक प्लानिंग जिसने पुलिस के भी होश उड़ा के रख दिए। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह एक आम दिन ही था। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, ट्रैफिक भी बिल्कुल उसी तरह से थी, बस लोगों में बातें थी। वो थी आईपीएल के फाइनल की बातें, जो कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होने वाला था, जहां सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई जानता नहीं था कि इसी शहर के बीचों बीच एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा जुर्म होने वाला था, जो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि भरोसे को तोड़ने वाली एक कहानी थी। 1 जून 2026 का यह दिन सुबह सुबह नवाबगंज पुलिस स्टेशन में, जो कि कानपुर के अंडर ही आता था, वहां पे एक कॉल आती है। पता चलता है कि कानपुर की ही आजाद नगर लोकेलिटी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था और उसके अंदर एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ है। इस इंसान का नाम था प्रकाश चंद्र गुप्ता। इनकी उम्र 47 साल थी। आनन फानन में पुलिस भी थोड़ी ही देर में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचती है, जिसके बाद इस इंसान को देखा जाता है। ऐसा लग रहा था इस इंसान के सर पे एक भारी चोट आई है और उसी की वजह से ये बेहोश पड़ा हुआ है। उसको जल्दी से उठाया जाता है और हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही पता चलता है कि प्रकाश चंद्र गुप्ता की मौत हो गई है और वो इस चोट से पिछली रात से जूझ रहे थे। अब यहाँ पे पुलिस को ये लग रहा था कि शायद प्रकाश चंद्र गुप्ता, जो कि रात को अपने ही इंस्टीट्यूट में रुके हुए थे, शायद उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह भी की हों और इसी के चलते शायद वो खुद से गिर गए हों। पुलिस इसको एक दुर्घटना ही मान रही थी, लेकिन इसी के बाद प्रकाश जी के घर पे फोन किया जाता है। उनके बड़े भाई को यह सब कुछ बताया जाता है। जैसे ही वहां से पुलिस बातचीत करना शुरू करती है तो पता चलता है कि प्रकाश चंद्र गुप्ता असल में वहां पे ड्रिंक नहीं करने वाले थे, बल्कि उन्होंने अपनी फैमिली को बताया था कि वो रात को अपने इंस्टीट्यूट में ही रुकेंगे लेट नाइट तक। वो आईपीएल का जो फाइनल होने वाला था वो देखेंगे अपने इंस्टीट्यूट में और उसके बाद ही वापस अपने घर पहुंचेंगे। और इसी के चलते जो उनके भाई थे वो रात को अपना खाना वगैरह खा के सो गए थे। उनको लगा प्रकाश थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब अगली सुबह उनको भी पुलिस से ही एक कॉल आया था, जहां पे उनको ये सब कुछ पता चला। अब यहाँ तक जो प्रकाश के भाई थे उनको भी यही लग रहा था कि शायद वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, शायद वो खुद से ही फिसल के वहां पे गिर गए हैं, क्योंकि जिस कमरे से प्रकाश को बेहोशी की हालत में पाया गया था वहां पे खून था हर तरफ और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश सच में वहीं पे गिरे थे। इसके बाद लाश का होता है पोस्टमार्टम, जहां पे क्लैरिटी मिलती है कि जो मौत हुई है वो गिरने की वजह से, इसी चोट लगने की वजह से ही हुई है। और उसके बाद लाश फैमिली को हैंडओवर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सारा मामला बदलने वाला था, क्योंकि प्रकाश जी के जो भाई थे उन्होंने जब लाश को देखा और उनकी बिलोंगिंग्स पुलिस से मांगी तो पुलिस ने उनको कुछ चीजें दी, लेकिन उसमें 2 चीजें मिसिंग थी। प्रकाश के सोने की चेन जो वो गले में डालते थे और साथ ही एक सोने का ब्रेसलेट जो अपनी बाजू में वो डाल के अक्सर घुमा करते थे। अब यहाँ तक सबको जो दुर्घटना लग रही थी वो असल में धीरे धीरे एक भयानक टर्न लेने लग पड़ती है। सबको लगने लग पड़ता है कि कहीं ये जो दुर्घटना सब मान रहे हैं वो असल में कोई कत्ल तो नहीं है जो लूटपाट के इरादे से किया गया हो। पुलिस इसी मैटर में इस मामले की तफ्तीश में लग जाती है। प्रकाश के भाई की इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस इस इंस्टीट्यूट को सील कर लेती है। फोरेंसिक टीम को वहां पे बुलाया जाता है, हर एक चीज की फोटोग्राफी ली जाती है और उसके बाद फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। हर छोटी से छोटी चीज बहुत गहराई से देखी जाती है। ऐसे मामलों में यह कहा जाता है कि जहां पे ये इंसिडेंट हुआ होता है, जिस जगह पे ये इंसिडेंट इनफैक्ट हुआ होता है, वो जगह कुछ कहती नहीं है, लेकिन अगर तफ्तीश अच्छे से की जाए तो सबसे ज्यादा सच भी वही जगह बताती है। और इसी तरह से इस मामले की छानबीन की भी जा रही थी। अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो इस दौरान प्रकाश जी के भाई से पुलिस पूछताछ करती है कि क्या इनका किसी गैंग से कोई लेना देना था, कोई राइवलरी थी, कोई दुश्मन था जो इस तरह की चीजें कर सकता है। लेकिन शॉकिंगली ये पता चलता है कि प्रकाश जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। जितने भी लोग थे सब उनके वेल विशर्स ही थे। अब जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे पुलिस को ज्यादा चीजें पता चल रही थी, वैसे वैसे ये केस और भी उलझता जा रहा था। प्रकाश जी का कोई दुश्मन नहीं था, किसी गैंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो आखिरकार उनको किसी ने मारा क्यों? अब पुलिस ने आसपास के सारे फिजिकल एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे, सबको एग्जामिन किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ
कुछ खास लगता नहीं है। अब इसके बाद जब फिजिकल एविडेंस काम नहीं आते हैं तो पुलिस जाती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तरफ। आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास सीज किए जाते हैं। 1 कैमरा, 5 कैमरा और 10 कैमरा, सब कैमरास की अच्छे से जो रिकॉर्डिंग्स थी वो चेक की जाती है। मिनट बाय मिनट पुलिस बहुत ही अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बहुत सारी फुटेजेस देखने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ खास लगता नहीं है। लेकिन जब इन्हीं फुटेजेस में थोड़ा सा डीपली घुसा जाता है तो पुलिस के सामने कुछ चीजें आने लगती हैं। हालांकि वो शक करने लायक थी नहीं। कोई नॉर्मल इंसान ये फुटेजेस देखता तो शायद डाउट भी नहीं होता, लेकिन पुलिस को यहाँ पे हल्का सा डाउट होने लगता है। और ये जो डाउट था ये असल में एक बुरखे वाले इंसान पे था। मामला कुछ इस तरह से था कि ये जो इंस्टीट्यूट था इसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से अंदर की कोई फुटेज पुलिस के सामने क्लियर थी नहीं। अब पुलिस को यहाँ पे ये लग रहा था कि अगर प्रकाश के साथ इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब कुछ हुआ है तो यकीनन कोई जानने वाला इंसान था, शायद जिसको ये पता था कि इंस्टीट्यूट के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और वहां पे जो भी किया जा सकता है खुल के किया जा सकता है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की तरफ एक एंट्रेंस पॉइंट था। अब ये जो एंट्रेंस पॉइंट था वहां तक एक सीसीटीवी कैमरा था। उसके आगे लोग मार्केट की तरफ भी जाते थे, लेकिन मेजोरिटी में इंस्टीट्यूट की तरफ जाया करते थे। अब इस कैमरा की तरफ जो इन सबको लग रहा था बुरखे में औरत, वो इस कैमरा की तरफ आती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस निकलती है। अब ये जो समय था ये सारा का सारा वही टाइम फ्रेम था, रात को 10 से 10:30 बजे के बीच का। इसी दौरान जो प्रकाश जी थे, फोरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका कत्ल हुआ था। अब पुलिस को ये सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं, लेकिन डाउट फिर से वही कि आखिरकार ये बुरखे वाला इंसान है कौन और प्रकाश जी के साथ उसने ये सब कुछ किया क्यों, अगर कोई दुश्मनी ही नहीं थी। लेकिन यहीं पे इन्वेस्टिगेशन टीम थोड़ा सा क्लेवर खेलती है। कोई आम इंसान शायद शक्ल के लिए देखता रहता कि किसी न किसी तरह से इस बुरखे वाले इंसान का या फिर औरत का चेहरा दिखाई दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम बॉडी लैंग्वेज नोटिस करना शुरू कर देती है, उसकी चाल, उसके चलने का तरीका या फिर वो किस तरह से अपने कदम रख रहा है। और यहीं पे धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस ये सारी की सारी फुटेजेस देखती जा रही थी, ये बुरखे वाला इंसान उनको नजर आता जा रहा था, वैसे वैसे उनका डाउट और भी ज्यादा बिल्ड होता जा रहा था। क्योंकि ये बुरखे में जो इंसान था उसका जो चलने का तरीका था वो हल्का हल्का मर्दाना था। मतलब एक औरत के चलने का जो तरीका होता है उससे ये चाल काफी डिफरेंट लग रही थी। अब यहां से जब पुलिस को कोई और सस्पेक्ट नहीं मिला था तो इसी को सस्पेक्ट समझ के बाकी फुटेजेस भी देखी जाती हैं। मतलब जहां जहां ये इंसान जा रहा था वहां वहां की फुटेजेस पुलिस रिकवर कर रही थी, सीज कर रही थी और उनको काफी बारीकी से देखा जा रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये फुटेजेस उनको और भी आगे लेके जा रही थी। ये जो इंसान था जो बुरखे के अंदर था, पुलिस पहुंचती है कि ये इंसान रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ से आया था, उन यात्रियों के साथ जो कनौज से कानपुर आने वाले ट्रेन में चढ़ के आए थे। अब पुलिस को ये लग रहा था कि शायद जो ये सस्पेक्ट है ये कनौज से आया है, लेकिन अंदर की फुटेजेस भी देखनी शुरू की जाती हैं। धीरे धीरे और भी क्लैरिटी पुलिस को मिलना शुरू होती है। पुलिस को यह पता चलता है कि ये जो शख्स है असल में ट्रेन से नहीं उतरा, बल्कि उससे थोड़ी ही देर पहले उसने रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री की थी पुलिस को उलझाने के लिए। प्रॉबेबली ये इंसान जानता था कि इसकी फुटेजेस देखी जाएंगी और कहीं ना कहीं पुलिस इसको पकड़ सकती है, और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये इंसान पहले रेलवे स्टेशन के अंदर घुसता है और उसके बाद जो कनौज से यात्री आ रहे थे, जो कानपुर उतरे थे, उनके साथ रेलवे स्टेशन से बाहर आता है ताकि पुलिस को ये चकमा दे सके। लेकिन पुलिस ने कुछ फर्दर सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी जहां से उनको क्लैरिटी मिलती है कि ये जो शख्स है ये असल में इस ट्रेन में नहीं आया, और इसी वजह से पुलिस का जो शक था वो और भी गहरा होता जाता है क्योंकि ये इंसान झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद पुलिस देखती है कि ये इंसान आया किस तरफ से था, जिस डायरेक्शन से ये आया था उसी तरफ की और भी सीसीटीवी फुटेजेस ली जाती हैं। खैर, जैसे जैसे आगे की फुटेजेस मिलती जा रही थी पुलिस को लग रहा था वो इस केस को सॉल्व करने के और भी करीब पहुंच गए हैं। और फाइनली पुलिस को एक फुटेज मिलती है जिसमें क्लियरली दिखता है कि ये जो बुरखे वाली औरत जो उनको लग रहा था वो एक ऑटो में आई थी और इसी रेलवे स्टेशन के बाहर उतरी थी। अब पुलिस फटाफट से इस ऑटो का नंबर देखती है और इस ऑटो ड्राइवर को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस इस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ भी निकालती है। पुलिस को लग रहा था मामला सोल्व हो गया है, ये बता देगा कि वो औरत कहां से आई थी और पता चल जाएगा कि उस औरत की आवाज किस तरह की थी, या फिर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। यही सोचते हुए पुलिस वहां पे पहुंचती है। इस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की जाती है। इस ऑटो वाले को सब कुछ बताया जाता है, वो डेट, वो समय
और ये भी पूछा जाता है कि इस दौरान जो बुरखे वाली औरत बैठी थी वो कहां से आई थी, उसकी आवाज किस तरह की थी और उसको जाना कहां था। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर ने बताया उसकी वजह से पुलिस और भी ज्यादा उलझ जाती है कि असल में वो जो औरत थी ऑटो में बैठने के बाद उसने कुछ बोला ही नहीं, बस वो पैसे दे रही थी और ऐसे इशारा कर रही थी जैसे वो गूंगी है। मतलब उसने बिल्कुल भी ऑटो ड्राइवर से बात नहीं की, बस उसको पैसे दिए और डायरेक्शन बता रही थी उंगलियों से इशारा करके। और उसी तरह से ऑटो ड्राइवर ने उसको इस रेलवे स्टेशन तक उतारा था। अब जैसे ही पुलिस को ये सब कुछ पता चला, पुलिस समझ गई थी कि जो ये इंसान है वो उससे कहीं ज्यादा शातिर है जितना पुलिस उसको समझ रही है। खैर, अब पुलिस जानती थी कि उसको धीरे धीरे इस सस्पेक्ट तक पहुंचना कैसे है, और इसी के चलते जहां से इस औरत ने ये ऑटो लिया था वहां की सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस रिकवर करना शुरू करती है। अब धीरे धीरे इन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस के साथ पुलिस आगे बढ़ती जा रही थी। उस स्टॉप पे जाया जाता है, वहां से जिस तरफ से ये औरत आ रही थी उस तरफ की फुटेजेस भी ली जाती हैं। पहुंचते पहुंचते पुलिस वहां तक पहुंचती है जहां से ये औरत पैदल चल के ऑटो लेने पहुंची थी, और ये कोई और जगह नहीं थी बल्कि कानपुर का एक सिटी हॉस्पिटल था जहां पे कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता था। अब यहीं पे वो देखते हैं कि इस हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड जो थोड़ा सुनसान एरिया था, ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, वहां पे एक गाड़ी पार्क की गई थी। ये बुरखे वाली जो औरत थी वो जाती है इस गाड़ी के अंदर बैठती है, गाड़ी का नंबर पुलिस नोट करती है। उसके बाद इस गाड़ी के आगे की फुटेजेस भी देखी जाती हैं और पता चलता है कि गाड़ी में जो चढ़ी थी वो बुरखे में एक औरत थी, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो गाड़ी से उतरी वो कोई औरत नहीं थी बल्कि एक मर्द था। उसने मर्द के कपड़े पहने थे, एक बैग लिया था जैसे कोई ऑफिस जाने वाला इंसान लेता है, और उसके अलावा उस गाड़ी से कोई भी नहीं उतरा। पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है कि ये जो गाड़ी का नंबर था वो किसके नाम पे है, जिस लोकेशन पे वो उतरा था वो घर किसका है। और पहुंचते पहुंचते पुलिस एक इंसान तक पहुंचती है। इस इंसान का नाम था मोहित द्विवेदी। अब यहां तक पुलिस पहुंचती है और पता चलता है कि मोहित द्विवेदी अपने घर पे है ही नहीं, तो आखिरकार मोहित था कहां पे। पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, पुलिस को पता चलता है कि मोहित असल में भागा नहीं है बल्कि वो एक घर पे है, शोक मना रहा है। और आपको सुन के शौक होगा कि वो किसके घर पे था, कहां पे वो दुख मना रहा था। पुलिस को पता चलता है कि असल में वो प्रकाश के घर पे गया है जिसका कत्ल हुआ था, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और उसी मामले में पुलिस मोहित तक पहुंची थी क्योंकि पुलिस को लग रहा था वही एक सस्पेक्ट है। अब बिना देरी के ये पुलिस प्रकाश के घर पहुंचती है। मोहित वहीं पे था, फैमिली के साथ बातें कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था, और उसी डिस्कशन का पार्ट था जिसमें सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये सब कुछ किया किसने प्रकाश के साथ। पुलिस वहां पे पहुंचती है और मोहित को वहीं से धर लिया जाता है, जिसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो मोहित पहले तो अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है थोड़ी ही देर में मोहित मुंह खोलना शुरू करता है, और उसके बाद जो वो बातें बताता है वो दोस्ती के ऊपर से आपका भरोसा उठा देंगी। इससे पहले मोहित कुछ कन्फेस करता, पुलिस मोहित का फोन लेती है, उसकी सर्च हिस्ट्री में जाती है कि उसने इंटरनेट पे क्या क्या सर्च किया है, और जो उसकी सर्च हिस्ट्री बाहर आती है वो पुलिस को श्योर कर देती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था पुलिस के पास मोहित के अगेंस्ट। असल में जैसे ही पुलिस ने ये सारा का सारा उसका फोन चेक किया था, ये जो उसकी सर्च हिस्ट्री थी ये चेक की थी, उसमें मोहित अलग अलग क्राइम शोज देखता था और अलग अलग तरीके से ये सर्च करता रहता था कि किसी इंसान को किस तरह से मारा जा सकता है या फिर किस तरह से लूटा जा सकता है। अब इस सब के पीछे का कारण क्या था, पुलिस यही मोहित से जानना चाहती थी, और आखिरकार ये बुरखे वाला राज क्या था। मोहित यहाँ पे पुलिस को बताता है कि उसने बहुत सारे क्राइम शोज देखे, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, जहां से उसको कुछ आइडियाज आने शुरू हुए कि वो किस तरह से इस सारी की सारी चीज को अंजाम दे सकता है। और इसी के चलते इस कत्ल करने से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही मोहित ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने घर के पास की ही एक मंडे मार्केट में जाता है, वहां से एक बुरखा खरीदता है, एक स्कार्फ खरीदता है और साथ ही जूते, पर्स और ग्लव्स खरीदता है। इस सब का कारण ये था कि मोहित चाहता नहीं था कि किसी भी तरह से उसका कोई भी बॉडी पार्ट सीसीटीवी कैमरा में दिखे या फिर जो लोग उसको आते जाते देखें उनको दिखे। और इसके अलावा वो बहुत दिनों से लड़कियों की तरह चलने की प्रैक्टिस भी कर रहा था। अगर कोई नॉर्मल इंसान उसको देखता, पहली बार में देखता, ज्यादा नोटिस नहीं करता, तो शायद वो यकीन भी कर लेता कि बुरखे के अंदर जो चल रहा है
वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, और इस मामले में वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी गया था। उसने औरतों की चाल काफी हद तक पकड़ ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का बार बार का डाउट उसको पकड़ने में पुलिस की हेल्प करता है। अब इसके बाद वो बताता है कि वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो देखना शुरू करता है कि कौन सा रूट उसके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा रास्ता है जिसपे सबसे कम सीसीटीवी कैमरास हैं। और इसी प्लानिंग प्लॉटिंग के अंतर्गत वो ये प्लान करता है कि अगर वो अपने घर से ये बुर्का पहन के निकलेगा तो पकड़ा जाएगा। घर वाले ही पूछना शुरू कर देंगे कि वो बुर्का पहन के जा कहाँ रहा है। जो भी सामान उसने खरीदा था वो अपने ऑफिस बैग में वो डालता है, जिसके बाद घर से वो सुबह निकलता है उसी तरह की तैयारी करके जैसे एक नॉर्मल इंसान अपने ऑफिस के लिए निकलता है। वो जानता था कि उसको ये कपड़े कहाँ बदलने हैं, इसी के चलते वो अपनी गाड़ी लेके जाता है। सबसे सुनसान एरिया जो था इसी सिटी हॉस्पिटल के पीछे का जो पार्किंग वाला पार्ट था वही था। वहां पे रुकता है और उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी से निकलता है तो बुरखे में एक औरत के रूप में निकलता है। इसके अलावा उसने देखा था कि सबसे कम सीसीटीवी कैमरास उसको कहां पे मिल सकते हैं, इसी के चलते वो उसी रूट को फॉलो करता है। लेकिन वो जानता था कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां उसको कोई भी सीसीटीवी कैमरा ना मिले। इसी के चलते वो ये प्लानिंग करता है। वो पहले वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और वहां से कनौज से आने वाली जो ट्रेन थी उसमें बहुत सारे यात्री थे जो कि कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतरे थे और वहां से अलग अलग जगहों पे जाना शुरू करते हैं। उन्हीं के बीच से होता हुआ मनोज भी निकलता है, जिसके चलते पुलिस को उस पर डाउट ना हो और पुलिस को लगे शायद वो कनौज से आया है और पुलिस उसको सिर्फ और सिर्फ कनौज में ढूंढती रहे। अब सारी पहेलियां उसने सुलझा ली थी, बस यही पहेली रही थी कि अगर वो किसी ऑटो में जाएगा, किसी टैक्सी में जाएगा तो पकड़ा जाएगा जब वो किराया देगा, जब वो बोलेगा। और इसी के चलते उसने प्लान किया कि वो बोलेगा ही नहीं, बेहतर होगा वो गूंगा बन जाए, इशारों में बात करे। जो भी इंसान होगा जिसको भी वो पैसे देगा वो यही समझेगा कि बेचारी अकेली औरत है, बोल नहीं सकती और पैसे तो दे ही रही है, भीख नहीं मांग रही। इसी के चलते जहां वो चाहेगा वहां पे उसको वो इंसान छोड़ देगा, चाहे इशारा करके ही सही। और यही सब कुछ करते करते उसने ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी। लेकिन आपको ये जान के शौक होगा कि असल में प्रकाश और मनोज पिछले 18 सालों से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ रहते थे, पार्टी करते थे, घूमते थे, फिरते थे और कभी कभार इसी इंस्टीट्यूट पे बहुत वक्त भी बिताया करते थे। इसी के चलते काफी दिन पहले से ही मनोज ने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि जो प्रकाश है उसने अपने गले में एक गोल्ड चेन पहनी है, बाजू पे एक गोल्ड ब्रेसलेट पहना है। दोनों की जो कीमत है वो 5 से 6 लाख आराम से ही होगी। वो जानता था कि प्रकाश की ये चीजें छीन के अगर वो इनको बेच देता है तो ठीक ठाक पैसे कमा लेगा। और इसी के चलते अपने ही दोस्त के अगेंस्ट वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। दोस्त के अगेंस्ट प्लानिंग इसलिए की गई थी क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता था कि प्रकाश उसको कहाँ पे अकेला मिल सकता है, कहाँ पे वो प्रकाश के साथ जाके ये छीना झपटी कर सकता है। और फिजिकली प्रकाश इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जिसकी वजह से वो एक्टिव है और वो ये चीजें छीन के भाग भी सकता है, उससे लड़ भी सकता है, काफी क्विक है वो। और इसके अलावा 31 मई का दिन वो इसीलिए चूज करता है, इनफैक्ट 31 मई की शाम, क्योंकि प्रकाश ने उसको बताया था कि वो आईपीएल का फाइनल देखेगा, अपने ऑफिस में ही बैठेगा। और वो ये भी जानता था क्योंकि आईपीएल का फाइनल था, इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में होंगे, मैच देख रहे होंगे, लोग कम होंगे बाहर। और इसी के चलते उसने यही स्पेसिफिक दिन चुना था। रात का ये वक्त था, इंस्टीट्यूट में प्रकाश के अलावा कोई था नहीं जो कि अंदर आईपीएल फाइनल क्रिकेट मैच देख रहा था। इसी दौरान जो मनोज था वो बुर्का पहने हुए उसके इंस्टीट्यूट में घुसता है, जहां पे उसके ऑफिस में जाके वही गूंगी औरत बन के बैठ जाता है। पहले तो प्रकाश उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज का कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वो मौका देखता है वो प्रकाश की ये चेन खींच के भागने लगता है। लेकिन इस सब के दौरान प्रकाश और उसमें हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में जो मनोज है उससे प्रकाश को धक्का लगता है और इसी की वजह से उसकी चेयर पीछे वाली साइड जाके गिरती है और उसका पीछे का सर नीचे फर्श से टकराता है और वहीं पे बहुत सारा खून उसके सर से निकलना शुरू हो जाता है। मनोज जानता था कि यहाँ पे कोई है नहीं प्रकाश के अलावा, ना ही ये जो आवाजें थी ये बाहर किसी को सुनाई दी थी, क्योंकि जो लोगों के दूर घर थे वहां तक ये आवाज पहुंची नहीं थी। मनोज फटाफट से उठता है, प्रकाश की लाश को खींचते हुए ऑफिस के ही एक कमरे में लेके जाता है। वहां पे आराम से उसकी चेन उतारता है, आराम से उसका ब्रेसलेट उतारता है। उसका खून निकल रहा था, अपने दोस्त को उसी हालत में छोड़ के वो वहां से भाग जाता है। वो चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, एम्बुलेंस को कॉल कर सकता था, लेकिन उसने चूज किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक भूख की वजह से
उसने अपने दोस्त को मारने तक से पहले एक बार भी नहीं सोचा। खैर इसके बाद वो आराम से निकलता है, वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, वहां पे कपड़े बदल के अपने घर पहुंचता है। अगले दिन जब उसको प्रकाश की मौत का पता चलता है तो वो झूठ मूठ का नाटक करना शुरू करता है, उसके घर वालों के साथ घूमना शुरू कर देता है, एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभाना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। जब पुलिस ने इसके बाद मनोज को अरेस्ट किया तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रकाश का बेस्ट फ्रेंड, जो पिछले 18 सालों से उसका दोस्त था, उसने ही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह की चीज की। खैर 5 जून को पुलिस ने मनोज को अरेस्ट कर लिया था। सिर्फ 4 दिन में पुलिस ने बहुत ही बाखूबी काम किया और इसके चलते एक नामुमकिन सा दिखने वाला केस भी सॉल्व कर दिया। सारे के सारे जो एविडेंस थे मनोज के अगेंस्ट वो पुलिस कोर्ट में दाखिल करती है और उसके बाद ये ट्रायल अभी भी चल रहा है। एट प्रेजेंट अभी तक कोई वर्डिक्ट इस केस पे आया नहीं है। इस केस का सबसे दुखद पार्ट यही था, किसी इंसान की जान जाना नहीं, बल्कि जिस इंसान की जान गई और जिसने ये जान ली वो दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे। आरोपी और विक्टिम के बीच अगर जान पहचान हो, वो भी पिछले 18 सालों से, तो ये केस और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि फिर मामला सिर्फ कत्ल का नहीं रहता बल्कि ये मामला भरोसे का बन जाता है। खैर अगर आपको इसी तरह की डीपली रिसर्च्ड ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।